बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 631 का लेसन नंबर 12 करेंगे। लेसन नंबर 12 में आज आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस बताई जाएंगी आइटम राइटिंग के हवाले से कि आपने मेन अपने माइंड में कौन कौन सी गाइडलाइंस रखनी है। ठीक है, टुडे ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो बिला झिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, आप लोग ग्रुप में आएँ, ग्रुप में पूछें, आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइटम राइटिंग के बारे में। ठीक है, हर जो टेस्ट डेवलपर होता है उसके स्पेसिफिक एम्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गोल्स होते हैं, माइंड में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब भी वो कोई भी टेस्ट डेवलप कर रहा होता है, डिज़ाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि सारे डेवलपर्स को अपने माइंड में रखना चाहिए। जो डेवलपर्स हैं उन्होंने 1991 में कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आपको जो है ना, जब भी आप लोग आइटम्स राइट कर रहे होते हो तो आप लोगों को ये वाली गाइडलाइंस अपने माइंड में रखनी चाहिए। अब वो गाइडलाइंस कौन सी थी, यहाँ पे कुछ जो है ना ये बताई गई हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लियर डेफिनेशंस एंड आइटम स्पेसिफिसिटी के बारे में। यानी कि कोई भी आप कोई स्टेटमेंट आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग जब भी आइटम्स लिख रहे हैं ना, आप लोगों को स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है, तो आप लोगों की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगला बंदा जब उसको पढ़े तो उसको पता चलना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने इस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मुझसे पूछा है, इसकी बात ये मुझसे क्या चीज़ पूछना चाह रहा है। ठीक है, आइटम्स बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए, जिस हद तक स्पेसिफिक रख सकते हैं आप लोग आइटम्स को स्पेसिफिक रखें। अगले जो एक और गाइडलाइन है वो ये है कि डेवलपिंग एन आइटम पूल, यानी कि टेस्ट डेवलपर को पहले एक आइटम्स का एक ज़्यादा सारा जो है ना एक पूल बनाना चाहिए, ज़्यादा आइटम्स पहले इकट्ठे करने चाहिए और फिर उन आइटम्स के अंदर से कुछ आइटम्स चूज़ करने चाहिए जो उनको बेस्ट लगते हैं। आइटम्स ऐसे चूज़ करने चाहिए जो कि आप लोग जिस एरिया के बारे में आप लोग बता रहे हैं वो उस कंटेंट एरिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, उसको अच्छे तरीके से कवर करें। टेस्ट डेवलपर्स को चाहिए कि वो हर आइटम के लिए 3 से 4 आइटम्स बनाए ताकि जो फाइनल वर्जन है उसमें फिर उन 3-4 में से जो उसको बेस्ट लगता है एक वो उसमें से जो है ना वो इंक्लूड कर लें। उसके बाद अगली जो एक बात है वो ये है कि अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी, यानी कि आप जब आइटम्स लिख रहे होते हैं, आप जब स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं तो आप लोगों ने ऐसी वर्डिंग नहीं यूज करनी जो अगले बंदे को पता ही ना हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज आप लोगों ने यूज नहीं करनी। रीडिंग डिफिकल्टी आप लोगों ने अप्रोप्रिएट रखनी है। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने जिस बंदों से जिन लोगों से आप लोगों ने टेस्ट लेना है उनका लेवल क्या है, उनके लेवल के मुताबिक आप लोगों ने एक अप्रोप्रिएट लेवल की रीडिंग डिफिकल्टी आप लोगों ने अपने टेस्ट के अंदर आप लोगों ने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव एन इनहेरेंट प्री डिस्पोजिशन ऑफ procrastinate when my life gets stuck at crucial junctures and I have to take serious decisions to tackle and cope। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो आम बंदा, जो कि हमारी एवरीडे वोकैबुलरी में यूज नहीं होते, आम बंदा इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने रीडिंग का जो डिफिकल्टी लेवल है वो आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं रखना। एक और बात आप लोग मुझे अपने माइंड में रखनी है वो है रीजनेबल लेंथ ऑफ आइटम्स। आपके जो आइटम्स हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो बहुत ज्यादा लॉन्ग आइटम्स होते हैं ना उनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो अच्छे भी नहीं लगते। उसके बाद अवॉइड डबल बैरल्ड आइटम्स, यानी कि आपने आइटम्स वो नहीं रखने जो कि डबल बैरल्ड हो। डबल बैरल्ड का मतलब होता है कि आप एक स्टेटमेंट के अंदर आप 1-2 या 2 से ज्यादा आइडियाज एट अ टाइम इकट्ठे ही डाल देते हैं। ठीक है, इसे ये होता है कि यूं भी आप लोग कह सकते हैं कि आपको चाहिए कि अगर ऐसा क्योंकि आपने स्टेटमेंट बनाई है तो आप उसमें से आइटम्स को अलग अलग करके लिखें, मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को आप लोग मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स में लिखें। अगर आप लोग बहुत सारे आइडियाज 2-3-4 आइडियाज एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप लोग लिख देते हैं तो वो बंदा एक स्टेटमेंट का आंसर कैसे लिखेगा। हो सकता है उसमें से 2 आइडियाज के साथ वो एग्री करता हो, 2 के साथ वो डिसएग्री करता हो, तो वो ठीक तरीके से आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक जो है ना स्टेटमेंट लिखी, इसमें देखें आई ऑफन हेल्प द पुअर, ये एक आइटम है। बिकॉज आई बिलीव इन सर्विंग ह्यूमैनिटी, आई बिलीव इन सर्विंग ह्यूमैनिटी, ये दूसरा आइटम है। एंड आई एम अ फॉलोअर ऑफ माई लीडर, ये तीसरा आइटम है। हु हिमसेल्फ इज नोन फॉर सोशल सर्विस, ये चौथा आइटम है। ठीक है, अब देखें हो सकता है कि आप इन 2 के साथ एग्री करते होंगे, सर्विंग द ह्यूमैनिटी एंड ऑफन हेल्प द पुअर, इसके साथ आप लोग एग्री करते हो, लेकिन हो सकता है आप किसी फॉलोअर के साथ एग्री ना करते हो, आप किसी को फॉलो करते ही ना हो, किसी लीडर को। ठीक है, तो ये है कि डबल बैरल आइटम्स आप लोगों ने नहीं लगाने। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली वर्डेड आइटम्स, यानी कि कुछ ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना
तो उसमें आपने ऐसा ही नहीं करना कि ट्रू वाले क्वेश्चंस इकट्ठे रख दें और फॉल्स वाले क्वेश्चंस बाद में आप लोग इकट्ठे रख दें, ऐसे नहीं करना, आपने दोनों को मिक्स करना है। क्योंकि टेस्ट टेकर्स जो होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ज्यादातर आइटम्स के साथ वो एग्री करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एक्विसेंस रिस्पॉन्स सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब तीन ऊपर वाले जो 4-5 थे वो अगर उसने एक क्वेश्चंस किए ट्रू 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 उसका आंसर था, उसकी ना उसके अंदर एक क्लॉक सेट हो जाएगी कि भाई सबका जो है ना वो आंसर ट्रू है। तो वो हो सकता है कि वो बगैर देखे भी ट्रू 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 करता, यानी कि बगैर समझे बगैर बात की गहराई में जाए भी वो ट्रू ट्रू करना शुरू कर दे, ठीक है। इसलिए आपको चाहिए कि आप पहले कोई 1-2 ट्रू वाली आप रखें, उसके बाद फॉल्स वाली रखें, यानी कि आपस में आप लोग मिक्स रखें ना, सीक्वेंस आपने मिक्स रखनी है ताकि जो रिस्पॉन्स सेट की जो होती है ना पॉसिबिलिटी वो अवॉइड हो सके, ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट्स होते हैं, डबल नेगेटिव्स को आपने अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि एक सेंटेंसेस के अंदर आप एक ही बात को बीच में बार बार 2-3 जगह पे नो का वर्ड लगा के आप लोग उस एक सेंटेंस को जो है ना वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। जैसे है आई डू नॉट डिसएग्री टू द फैक्ट दैट पीपल शुड नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे डू नॉट एक है, डिसएग्री फिर शुड नॉट स्टॉप्ड, ये 3 तरह के इसमें नेगेटिव्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना, स्टेटमेंट आपने ऐसी बनानी है डबल नेगेटिव्स ना हो, सिर्फ एक नेगेटिव हो। आप लोग इसको ऐसे भी जो है ना वो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर था ना स्टेटमेंट थी डोंट यू थिंक दैट अनसुपरवाइज्ड इंटरनेट यूज बाय चिल्ड्रन इज नॉट अ गुड थिंग, यानी कि क्या आप ये नहीं समझते कि अगर इंटरनेट की अगर आप लोग सुपरविजन नहीं करेंगे तो ये बच्चों की एक अच्छी चीज नहीं है। 3 दफा नहीं यूज हुई, इससे बेहतर नहीं है आप लोग कहते हैं कि डू यू थिंक दैट सुपरवाइज्ड इंटरनेट इज गुड फॉर चिल्ड्रन, ऐसे कह दें, या डू यू थिंक दैट इंटरनेट यूज बाय चिल्ड्रन शुड बी सुपरवाइज्ड, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। तो आप लोग डबल नेगेटिव्स को एक तो आप लोग अवॉइड करें क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती है लोगों को। इसके अलावा आपने कल्चरल बैकग्राउंड को भी माइंड में रखना है। जिन लोगों से आप लोग टेस्ट आपने करवाना है, जो टेस्ट टेकर्स हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। कल्चर की बेस पे, रेस की बेस पे और जेंडर की बेस पे कोई भी किसी किस्म का तासुब आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर नजर नहीं आना चाहिए। इस चीज को आप लोग कंप्लीटली अवॉइड करें, ठीक है। आगे हम लोग अब चलते हैं इनिशियल टेस्ट प्लान एंड डिजाइन, यानी कि हमने अब तक जितना कुछ पढ़ा है कि टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हम लोगों ने कैसे पढ़ा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग उसको सारा समराइज करने की कोशिश करें ना, हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसके सबसे पहले आप लोग टेस्ट की जो ऑब्जर्वेशंस होती है हम लोग उसको डिटरमिन करते हैं कि ये मैंने टेस्ट इस चीज के लिए बनाना है, ये फिर आप लोग उसको फॉर्मुलेट करते हैं, फिर आप लोग डोमेन डिसाइड करते हैं कि मैंने इस डोमेन इस कंटेंट के बारे में मैंने टेस्ट बनाना है, फिर आप लोग टेस्ट का फॉर्मेट आप लोग डिसाइड करते हैं कि मैंने ये वाला फॉर्मेट बनाना है, टेस्ट के आइटम्स फिर आप लोग डिसाइड करते हैं कि मैंने ये आइटम्स इसके अंदर मैंने डालने हैं, फिर उसके बाद आप लोग आइटम्स को लिखते हैं, डेवलप करते हैं, फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा आइटम्स लिखने के बीच में आप लोग कोशिश करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग पहला इनिशियल वर्जन आप लोग ट्राई आउट करवाते हैं, सैंपल से टेस्ट लेते हैं, फिर आप लोग ट्राई आउट का जो रिजल्ट होता है वो आप लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद पहले वर्जन को कहाँ पे रीशेप करने की, कहाँ पे रिवाइज करने की, कहाँ पे रिफाइन करने की जरूरत है आप लोग वो करते हैं। उसके बाद अगर तो दोबारा से ट्राई आउट की जरूरत हो तो वो आप करते हैं। फिर उसके बाद नॉर्म डेवलपमेंट, अगर जहाँ पे जरूरत हो, जहाँ पे आपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाना हो ना, वहाँ पे नॉर्म्स आप लोगों ने डेवलप करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नॉर्म डेवलपमेंट करनी है तो आप लोग वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कॉमन स्टेप्स थे जो कि आप लोगों को माइंड में रखने चाहिए मुख्तलिफ किस्म के कोई भी आप लोग टेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। आगे हम लोग कुछ बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट की जो डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशनल टेस्ट अगर आप लोग ले रहे हैं ना तो उसमें आपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ही यूज करना है और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ही आपने बनाना है, ठीक है। टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो आप लोग बिहेवियर टर्म्स में लेते हैं, यानी कि आपकी टेस्ट का मेन पर्पस क्या था वो डिपेंड करता है कि आपका रुझान किस तरफ है, आप क्या चीज दूसरों को सिखाना चाह रहे हैं, आप क्या चीज दूसरों से इवेल्युएट करना चाह रहे हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनके अंदर यही बिहेवियर होता है ना कि यही इंडिकेट करेगा, आप लोग यही चीज समझने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं कि कोई भी किसी भी किस्म का कंटेंट किसी बंदे ने सीखा है या नहीं सीखा, इसलिए आप लोग एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट यूज करते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मल सिस्टम्स होते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में जो कि हेल्प आउट करते हैं टेस्ट डेवलपर्स को। ये सिस्टम्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सिस्टम है वो बेंजामिन एस ब्लूम और उनके कुलीग्स ने बनाया था।
एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट के लिए, और उसका नाम उन्होंने दिया था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और कोग्निटिव डोमेन भी इसको कहा जाता है। इसमें जिन्होंने मेजर कैटेगरीज डाली थी वो ये कहते हैं कि जब भी आप लोग एजुकेशन के हवाले से आप लोग अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें एक तो ये है कि आपने जो बीच में आइटम्स डालने हैं, यानी कि जो आप लोगों ने कैटेगरीज डालनी है ना, उसमें एक तो होना चाहिए नॉलेज, यानी कि आपने ये देखना है कि आप आपने अगर एजुकेशन दी है बंदे को तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नॉलेज प्रोवाइड करना, या आपने ये भी देखना है कि कंप्रीहेंशन, आप कंप्रीहेंशन सिखाना चाहते थे, एप्लीकेशन, या आप चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई करना सिखाना चाहते थे, या एनालिसिस, या आप चीज़ों को एनालाइज करना सिखाना चाहते थे, सिंथेसिस, चीज़ों को बनाना सिखाना चाहते थे, या इवेल्युएशन, किसी भी टेस्ट को इवेल्युएट करना, जज करना, वो आप लोग करवाना चाहते थे। उसके बाद एक और है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज टैक्सोनॉमी। इन्होंने जो कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की हैं वो है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग। ये सारी कैटेगरीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। एक तो ये आप लोगों के शॉर्ट में भी आ सकती हैं कि कौन से सिस्टम के अंदर कौन सी कैटेगरी थी। दूसरे आपके एमसीक्यूज के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को ये कहेंगे कि आप हमें बताएं कि इसमें से ये कौन सी कैटेगरी कौन सी जो है ना वो सिस्टम के अंदर फॉल करती है, ठीक है। उसके बाद गेरला एंड सुलेवन है, इन्होंने जो इंक्लूड की है कैटेगरीज उसके अंदर है आइडेंटिफाइंग, नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ऑर्डरिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग। यानी कि इसमें यह है कि स्टूडेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, उसके बाद वो चीज़ को नेम करना, उसको आए डिस्क्राइब करना, आए कंस्ट्रक्ट करना, आए ऑर्डरिंग और डिमॉन्स्ट्रेटिंग, चीज़ों को दिखाना, ऑर्डर में रखना, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जो एबल हैं उन्होंने भी एक और सिस्टम डेवलप किया था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ऑब्जेक्टिव की ज्यादा वैरायटी दी थी। वो ये कहते हैं कि आपने कोई भी टेस्ट बनाना है, आपने ये देखना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी, यानी कि वोकैबुलरी आप लोग सिखाते हैं, कोई भी टर्मिनोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट को आना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल, कोई भी हमारे की जो रियलिटीज वगैरह होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना, जिसको हम लोग जनरलाइजेशन भी कहते हैं, निशानदेही करना, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट, यानी कि ये भी इंसान के अंदर एबिलिटी को आप लोग ये भी तो एजुकेशनल सेटिंग में ही करते हैं ना, कि एबिलिटी को डालना, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के बारे में, रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना। एबिलिटी टू कैलकुलेट, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखना। एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, यानी कि ऐसी चीज के बारे में निशानदेही करना जो कि आप लोगों को उम्मीद होती है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हो सकती हैं। उसके बाद एबिलिटी टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन, या कुछ जो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें कोई एक जो अप्रोप्रिएट एक्शन रिकमेंड करने की एबिलिटी इंसान के अंदर है या नहीं है, ये भी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवानी होती है एजुकेशन के हवाले से। एबिलिटी टू मेक एन इवैल्यूएटिव जजमेंट, यानी कि ये भी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग अगले बंदे को जज कर सके, इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स अगर आप लोग देखें ना, ये इंग्लिश भी इसमें कवर हो रही है, इसमें प्रैक्टिकल फील्ड भी जो है वो कवर हो रही है, इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत सोशियोलॉजी भी कवर हो रही है, मैथ्स भी हो रही है। तो ये सारी चीजें, यानी कि इनकी जो ऑब्जेक्टिव थे, एबल के जो ऑब्जेक्टिव थे, इनमें बहुत ज्यादा वेरायटी थी। आगे हम लोगों ने ये बात देखनी होती है कि जब भी टेस्ट डेवलपर्स जो है ना वो प्लान करते हैं टेस्ट के बारे में, तो उन्होंने एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना होता है। वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है वो ये देखने के लिए कि कौन से टॉपिक के अंदर कौन कौन से एरियाज कवर होंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, कौन कौन से टॉपिक ने कौन कौन से एरियाज सिखाए हैं बच्चे को। ये एक 2 वे टेबल होता है जिसमें बिहेवियरल एडजेक्टिव्स को आप लोग वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं, रो हेडिंग्स यानी कि रो की हेडिंग्स में रखते हैं, और जो कंटेंट या जो टॉपिक्स होते हैं वो आप लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं, यानी कि कॉलम की हेडिंग्स के अंदर रखते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के हवाले से याद कर लेना है कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है। ये होता है, इस तरह का टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ये ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, एप्लीकेशन, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी और नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, कि मैंने ये बच्चे को सिखाना है। आप फिर मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 1 के अंदर आपने इंक्लूड कर दिया कंप्रीहेंशन और फॉर एग्जांपल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। तो आप ये कहेंगे टॉपिक नंबर 1 के अंदर मैंने टोटल 2 आइटम्स सिखाए हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 के अंदर आप लोग इंक्लूड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सारे अगर आप लोग इंक्लूड कर देते हैं तो आप लोग ये कहेंगे कि मैंने टॉपिक नंबर 2 के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने पढ़ाए हैं, 4, ठीक है। तो इस तरह से ये एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। आप लोग ये कहते हैं कि कौन से टॉपिक के अंदर कौन से एरियाज मैंने कवर करवाए हैं और कितने एरियाज मैंने कवर करवाए हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं ये थ्योरेटिकल अप्रोच होते हैं, यानी कि इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे या आप लोगों ने कुछ जो है ना आप लोगों को पहले पढ़ाया जाए तो उस बेस पे आप लोग करते हैं, बल्कि ऐसे नहीं होते। आप लोग अपना नजरियात की बेस पे, थ्योरीज की बेस पे आप लोग अगले बंदे को आप लोग असेस करते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, ये जो भी आप लोग करते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसमें जो आइटम्स होते हैं, द आइटम्स आर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्ट्स दैट आर टू बी मेजर्ड, यानी कि जो चीज पर्सनालिटी के बारे में आप लोग मेजर करना चाह रहे होते हैं उसी से रिलेटेड ही आइटम्स जो है ना वो आप लोग बनाते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो आप लोग बनाते हैं इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स आप लोगों ने कंसिडर करने होते हैं कि मैंने इंटेलिजेंस का कौन सा एस्पेक्ट मेजर करना है, तो मैंने कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, किस एज की मैंने इंटेलिजेंस लेवल मैंने देखना है, किस ग्रेड का, या मुख्तलिफ किस्म की जो टेस्ट फॉर्मेट्स होते हैं आपने वो भी कंसिडर करने होते हैं कि कौन सा टेस्ट फॉर्मेट इसके लिए सूटेबल होगा, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, किन लोगों से आप लोगों ने इंटेलिजेंस टेस्ट लेना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट करती हैं आप लोगों के इंटेलिजेंस टेस्ट के डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जनरली होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं कि इंसान के अंदर कितनी सलाहियतें पाई जाती हैं। स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोग यूज करते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो मकसद होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का वो यही होता है कि मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी क्वालिटीज उनके अंदर पाई जाती हैं जो कि जॉब के लिए सूटेबल हैं, ठीक है। या किसी भी पोजीशन को किसी भी इंसान को कोई पोजीशन देने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कैंडिडेट्स के अंदर कैंडिडेट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस किया जाता है या टास्क एनालिसिस हम लोग जिसको कहते हैं कि हमारे जॉब के अंदर ये चीजें हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो होते हैं जॉब के उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है और फिर उसी लिस्ट की बेस पे ही टेस्ट के आइटम्स बनाए जाते हैं उन टास्क की बेस पे जो कि जॉब से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो टेस्ट स्कोरिंग की अगर हम लोग बात करें, डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं ना उनको हम लोग डिफरेंट स्कोर्स देते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जैसे एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए आप लोगों के, उसके बाद मैच दी कॉलम्स, उसके लिए क्या होता है एक स्कोरिंग की होती है। कोई भी चेक करने वाला बंदा होता है उसके पास की होती है, उस की के साथ वो जस्ट आंसर मैच करके तो वहां से वो जो है ना वो ठीक या गलत जो है ना वो करता चला जा रहा होता है। स्कोरिंग को मैनुअली भी कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर के अंदर स्कैनर्स लगाए जाते हैं, तो स्कैनर्स ही खुद ही जो है ना वो आइडेंटिफाई करके तो वो टेस्ट जो है ना वो उसके जो है ना वो स्कोर्स बता देते हैं। जो ऐसे टाइप के जो आइटम होते हैं ना, ऐसे टाइप आइटम्स उनकी स्कोरिंग डिफिकल्ट होती है। एक तो उनको पढ़ना होता है, इसमें ये होता है कि हॉलिस्टिक या ग्लोबल अप्रोच यूज की जाती है स्कोरिंग के लिए। हॉलिस्टिक और ग्लोबल स्कोरिंग अप्रोच का ये मतलब होता है कि पूरे के पूरे ऐसे को पढ़ेगा अगला बंदा और फिर उसके बाद वो ये देखेगा कि मैंने पूरे के पूरे ऐसे को एज अ होल मैंने कितने नंबर देने हैं, ठीक है। होल रिस्पॉन्स वो देखेगा फिर वो नंबर देगा। ये होता है हॉलिस्टिक और ग्लोबल स्कोरिंग अप्रोच। दूसरी एक और अप्रोच भी होती है एनालिटिक स्कोरिंग। उसमें ये होता है कि बंदा आप लोगों के ऐसे के मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग अलग जो है वो मार्क्स देगा, हर रिस्पॉन्स का जो मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे अलग अलग उसके ऊपर जो नंबर देगा और आखिर पे फिर उन सबको ऐड कर लेगा। ये ज्यादा अच्छी अप्रोच होती है वैसे, लेकिन इसमें यह भी होता है पॉसिबल हो ना तो अगर टेस्ट ऐसे टाइप की ये जो स्कोरिंग होती है ना, इसमें आप एक बंदा जब स्कोरिंग कर ले तो आप दूसरे बंदे से भी करवाएं ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव तरीके से स्कोरिंग हो सके, ठीक है। और भी मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड और फॉर्मल मैनुअल्स भी होते हैं, उसके मुताबिक आप लोग जो है ना वो स्कोरिंग के प्रोसीजर्स आप लोग एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलें तो स्कोरिंग आइटम्स की बात करते हैं। स्कोरिंग मॉडल्स जो होते हैं, कम्युलेटिव मॉडल, ये हम लोग पहले भी एक दफा पढ़ चुके हैं तीनों मॉडल्स, लेकिन चले यहाँ पे आप लोगों को दोबारा रिवाइज हो जाएगा। कम्युलेटिव मॉडल में यही होता है कि आप लोग सारे पहले जो सारे फॉर एग्जांपल अगर एमसीक्यूज हैं तो आप फिर क्या करेंगे कि ठीक या गलत आप लोग पहले मार्क कर लेंगे, फिर जितने उसमें से ठीक होंगे आप लोग उसको काउंट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, वो जो है ना वो आंसर होगा, वही जो है ना वो मार्क्स होंगे उस किसी भी टेस्ट टेकर के, ठीक है। जो क्लास मॉडल होता है इसमें ये होता है कि जो टेस्ट टेकर होता है उसके रिस्पॉन्सेस को एक किसी पर्टिकुलर क्लास या जो टेस्ट टेकर्स होते हैं ना उसके साथ वो फॉर एग्जांपल के क्लास मॉडल में ये होता है कि अगर आपने दो ग्रुप बनाए थे, ठीक है, तो एक जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने उनका जैसे एक सिमिलर जो पैटर्न आप लोग यूज करते हैं ना, वो जो स्कोरिंग का जो पैटर्न होता है वही स्कोरिंग का आप लोग पैटर्न उसी को फॉलो करके तो आप लोगों ने उसी एक स्पेसिफिक पैटर्न के की तरह ही आपने जो है ना वो स्कोरिंग करनी होती है, दैट इज अ क्लास मॉडल, ठीक है। उसके बाद इप्सेटिव स्कोरिंग होती है। इप्सेटिव स्कोरिंग यही होती है कि सेम जो टेस्ट होते हैं ना उनको किसी दूसरे स्केल के साथ हम लोग कंपैरिजन करके और फिर हम लोग टेस्ट की स्कोरिंग कर रहे होते हैं, तो ये इप्सेटिव स्कोरिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दी हुई हैं जो आप लोगों ने एहतियात करनी चाहिए जब भी आप लोग टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसमें यह है कि आप लोगों ने जार्गन को अवॉइड करना है।
आपने ऐसी वोकैबुलरी को यूज करना है जो कि आसानी से लोग समझ सके। जार्गन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो कि किसी न किसी थोड़ी बहुत फील्ड्स के साथ अटैच होते हैं स्पेशली। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का टेस्ट इतना इजी भी ना हो कि हर कोई उसको सॉल्व कर ले और इतना डिफिकल्ट भी ना हो कि कोई भी उसको सॉल्व ना कर सके। कल्चरल बायसेस और जितने भी स्टीरियोटिपिकल आइडियाज होते हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई अगर कल्चरल डिफरेंसेस, अगर आप लोगों को लगता है कि कल्चरल डिफरेंसेस मौजूद हैं तो ये भी है कि वो प्रेजेंट हो सकते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से आपके टेस्ट के रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। नॉन वर्बल और कल्चर फ्री टेस्ट आप लोग यूज़ करें जिसमें कल्चर जो है ना वो बीच में शामिल ही ना हो। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इवन अगर आप लोग कल्चर फ्री टेस्ट बनाते भी हैं ना, फिर भी वो फुल्ली कल्चर फेयर नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रीवियस एक्सपेंस जो है ना वो एक्सपीरियंस की बिना पे, यानी कि कुछ आइटम्स जो उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने पहले एक टेस्ट लिया था उसमें थोड़ा बहुत कल्चर जो एक झलक रहा था फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है वो अगली दफा टेस्ट ले तो वो उनके माइंड में यही बात हो कि ये बंदा जो है ना वो कल्चर स्टीरियोटाइपिकल है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर आप लोग उनको ऐसे टास्क दे रहे हैं जो उनके कल्चर में पहले नहीं है, जैसे ड्राइंग्स और इमेजेस, कुछ ऐसे कल्चर होंगे फॉर एग्जांपल के उनको ड्राइंग्स और इमेजेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेना देना नहीं है उन लोगों का, तो ऐसे लोगों से अगर आप लोग इस तरह के टेस्ट लेंगे तो फिर उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को माइंड में रखनी होती हैं। इंशाल्लाह आगे लेसन नंबर 13 में होगी मुलाकात। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।